हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पहले के एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन सभी को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। परावर्तन का नियम किसके लिए सत्य है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से परावर्तन का नियम अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है, समतल दर्पण के लिए भी सत्य है। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। परावर्तन का नियम इन तीनों दर्पण के लिए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा प्रवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? हम अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए वस्तु को हमें कहां पर रखना होगा? तो मान लेते हैं यह है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, और अगर वस्तु को C से दूर ले जाएंगे इधर की ओर तो उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। अगर हम वस्तु को इधर की ओर लेकर आएंगे तो इसका प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो हम अगर वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं इधर साइड कहीं भी F के पहले C और F के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब हमें इधर साइड मिलेगा और जो कि वस्तु से बड़ा होगा। एक किरण जाएगी, ये F से होती चली जाएगी और दूसरी किरण हम लेके जाएंगे C से, और ये दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को C और F के बीच में रखना होगा। तो वस्तु को रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो इसके लिए स्थिति होती है कि वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाए। मान लेते हैं कि यह है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। जब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर साइड कहीं बनेगा। एक किरण चली जाएगी F से होती हुई और दूसरी किरण जो हम C से लेके जाएंगे, ये दोनों पीछे जहाँ पे कट करेंगे वहां पे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ऐसी केस में प्रतिबिंब आभासी रहता है और सीधा भी रहता है। तो इसलिए हमें वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखना होगा। तो ये ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच, इसमें वक्रता केंद्र को हम काट के फोकस कर देते हैं, वस्तु को हम रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच, तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। प्रकाश की किरण है जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर टकराती है। तो ये है मुख्य अक्ष, ये है फोकस और ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। तो तीनों पॉइंट हमने दर्शा दिया है। अब हमें ध्यान देना है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। तो एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण की ओर बढ़ेगी। ये किरण दर्पण की ओर जाएगी और फिर दर्पण से टकराकर इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से आई थी। जब प्रकाश जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से लौट जाए तो ऐसी अवस्था में परावर्तन कोण होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी।
अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और वस्तु के बराबर है और उल्टा है। तो इसका मतलब है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। तो ये हो जाएगा ध्रुव, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी के नीचे उल्टा उतना ही बड़ा बनता है। एक किरण ऐसे जाएगा जो यहाँ से लौट जाएगा और एक यहाँ से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है समतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। इस दर्पण के सामने हम इतना देख सकते हैं, इस दर्पण के सामने भी इतनी दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन अवतल दर्पण के सामने की अगर हम बात करें तो इधर से इतनी दूरी और दूसरी ओर से इतनी दूरी, यहाँ पर दृष्टि क्षेत्र बढ़ रहा है। तो अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र कम है, लेकिन उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी ज्यादा है। तो सही जवाब होगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस हम प्रयोग में करेंगे? डिक्शनरी को पढ़ते समय हमें किस लेंस का उपयोग करना चाहिए और उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस वाले ऑप्शन सही होंगे, अवतल वाले गलत। अब उत्तल लेंस में भी हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे जिसकी फोकस दूरी काफी कम होगी? कम फोकस दूरी के लेंस का आवर्धन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें हमें वस्तु काफी बड़ी दिखाई देगी। तो हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो इसकी आवर्धन क्षमता कम होगी, और आवर्धन कम होगी तो वो बड़ा हमें दिखाई नहीं देगा। कम फोकस दूरी में आवर्धन ज्यादा होगी और वस्तु बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस कौन सा होगा? फोकस दूरी ऋणात्मक है, एफ का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा लेंस और दर्पण दोनों अवतल हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है तो ये भी ऋणात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी इसी साइड होती है तो ये भी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर दोनों फोकस दूरियां ऋणात्मक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। यहाँ पर f फोकस दूरी है जिसे हम मीटर में मापेंगे, तो ये हो जाएगा 1/मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक 1/मीटर, इसी को हम प्रति मीटर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक, आवर्धित अर्थात बड़ा, काल्पनिक अर्थात आभासी। आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब हम किस से बना सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस के द्वारा भी बन सकता है और अवतल दर्पण के द्वारा भी बन सकता है आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर दोनों जवाब सही होंगे, ऑप्शन घ। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु क्या होगा? तो लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना विचलन के गुजर जाए उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का उपयोग हम किस लिए करते हैं? आवर्धक लेंस के रूप में वाहनों में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, साधारण कैमरे में। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति। लेंस की क्षमता माइनस में है, इसका मतलब ये अवतल लेंस है, तो ये अवतल प्रकृति पता चल गई। अब हम फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, F बराबर 100/P। जब हम 100/P लिखेंगे तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में, और 1/P लिखते तो आंसर मीटर में आता। तो अभी हम लिखेंगे 100 और बटे 2.5। 2.5 से 100 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखना होगा। तो मान लेते हैं कि यह है हमारा उत्तल लेंस, यह है प्रकाशिक केंद्र, यह है हमारा फोकस। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो एक किरण गुजर जाएगा इस प्रकार से, और दूसरी किरण यहाँ से चली जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। ये इस साइड दोनों नहीं मिलेंगे, तो इनको हम पीछे की ओर मिलाएंगे, और ये पीछे जहां पर मिलेंगे वहां पे बनेगा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। आभासी सीधा और बड़ा, तो ये होगा प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये मान लेते हैं फोकस है, यहीं पर वस्तु को हमने रखा है, तो एक किरण सीधे चली जाएगी फोकस से, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो कुछ इस प्रकार से ऐसे चली जाएगी। ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलती हैं, तो हम विचार करते हैं कि ये अनंत पर मिलेंगी और वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होगी? हीरा, जल, कांच, केरोसिन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ ट्रिक वगैरह ध्यान में रखना होगा। जो पदार्थ जितना ज्यादा कठोर होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। तो हीरा सबसे ज्यादा कठोर है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो इसकी फोकस दूरी जो है ये धनात्मक में रहेगी, तो F का मान 20 सेंटीमीटर, U का मान हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से V बराबर हम लिखेंगे 1/V बराबर होगा 1/F माइनस 1/U। 1/20 माइनस 1/-20। इसको हम हल करेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस, आएगा 2/20, 2/20 हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी आती है 10 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल है इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से V बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर, प्लस में आंसर आएगा, ध्यान देंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो फोकस दूरी को हम मीटर में मापते हैं क्योंकि यह एक प्रकार की दूरी है, और साथ ही साथ सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा यदि किरण गुजरती है। एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, हमें ध्यान देना है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम हो, तो वह किस माध्यम से किस में जा रही है? तो यह है आपतन कोण। आपतन कोण से छोटा रखना है अपवर्तन कोण को, तो प्रकाश को हम और इधर से ले जाएंगे, तो ये अपवर्तन कोण छोटा हो गया। अपवर्तन कोण R, आपतन कोण I। अपवर्तन कोण छोटा है, आपतन कोण बड़ा है। ऐसा एक ही केस में होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण कैसा होगा? समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। तो वो समतल भी हो सकता है और उत्तल भी। इन दोनों से ही हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है? तो वक्रता त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होगा। तो इसका मात्रक भी हम मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों लिखेंगे तो सही जवाब है ऑप्शन घ। ये तीनों ही दूरी के मात्रक है। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक और मिलीमीटर और छोटा मात्रक। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है? तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब एक बनाकर देखते हैं। तो ये हमारा है अवतल लेंस। एक समान मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर है, तो एक समांतर किरण जाएगी जो चली जाएगी बाहर की ओर, तो इसे हम वापस पीछे की ओर मिलाएंगे। दूसरी किरण हम ले जाएंगे प्रकाशीय केंद्र से, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये किरणें मिल नहीं रही हैं बल्कि हमें इन्हें मिलाना पड़ रहा है, तो इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा और साथ ही साथ सीधा तो दिखाई दे रहा है, तो ये आभासी और सीधा होगा। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी बराबर होता है r/2। r है 40, तो ये हो जाएगा 40/2 और इसे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा है तो दर्पण कैसा होगा? बड़ा है इसलिए दर्पण उत्तल और समतल नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनता है और समतल दर्पण से भी बड़ा नहीं बनता है, बराबर बनता है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बन रहा है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है। तो इस प्रकार से ये थे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।